हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक जो पिनाकल की तरफ से है वो मार्केट में आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप तक ये बुक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि पूरी मार्केट में ये बुक अवेलेबल है। और आप लोग में से जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए ये इंडिस्पेंसिबल बुक है। इंडिस्पेंसिबल मतलब ये बुक आपको आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपके एग्ज़ाम के बारे में, डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छे ढंग से मदद करने वाला है। आप अपने स्क्रीन पे ये बुक देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोगों के पास ये बुक होगी और आप इस बुक के बारे में अवेयर भी होंगे। आपको पता होगा कि मार्केट में ये बुक है और बेस्ट सेलर बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। सो आप देख रहे हैं उत्तर पुलिस कांस्टेबल की बुक है। 4000 MCQs आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4000 MCQs हैं टिल डेट, मतलब एकदम अप टू डेटेड है। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज बुक है, दोनों माध्यम में बुक मिलेगी आपको। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी माध्यम बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो आपकी सहूलियत के लिए पिनाकल जो है इंग्लिश मीडियम की जो एक्सक्लूसिव बुक है वो लेके आता है। ठीक है, चैप्टर वाइज है, आप देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आपने इस बुक का अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से बारीकी से पढ़ाई की, तो डेफिनेटली ये बुक जो है एक फाउंडेशन की तरह आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कवर करना है, और जो भी PYQs हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से समझना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर उन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भविष्य में हमारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस पेपर में अच्छा करो, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बुक के कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं उसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्स फिगर हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करते चलें, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको थोड़ा बहुत समझते चलें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ, ये वीडियो लेक्चर तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ इस बुक को बहुत डिटेल से अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा। ये आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में आपको मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ, आज हम लोग क्या डील करने वाले हैं? आज हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस एग्जाम में, वो सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और सबसे पहले वी विल डील विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो PYQs है उसको करेंगे, इसके बाद कुछ और प्रश्न जो प्रैक्टिस के लिए हैं उसको भी कवर करेंगे, और दोनों को मिला के कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें आपको याद रहेंगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प इससे होंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। ये प्रश्न बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये प्रश्न जो है हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। बाकी जो भी हमारे पिनाकल के यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते होंगे। अगर आप सब्सक्राइबर होंगे किसी भी वीडियो कोर्स के, तो वहाँ देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो डील हुआ रहता है। क्या आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत पुराना बैंक है ये। ठीक है, बहुत पुराना बैंक है। कितना पुराना है? 1865 का बैंक है। 1865 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1865 में। और 1969 में क्या हुआ? 1969 में नेशनलाइज हुआ। आपको याद है 1969 में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक का क्या नाम है? बैंक का नाम है इलाहाबाद। ठीक है, 1969 में बहुत सारे से भारत के बैंक थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसमें एक इलाहाबाद बैंक भी था जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1865। ओल्डेस्ट बैंक है और राष्ट्रीयकरण इसका हुआ आपका 1969 में। ओके ओके, so which of the following taxes a state tax was subsumed in GST? okay, so क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? कहाँ पे? जीएसटी में। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? जीएसटी आप जानते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ जीएसटी। और इस समय इसमें से कौन सा टैक्स है जो एक क्या है, एक स्टेट टैक्स है। जब भी प्रश्न में आपके कोई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आपको मिले उसको जरूर याद रखना है। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है एक राज्य कर की बात हो रही है जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में समाहित किया गया, उसको इंक्लूड किया गया। आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको इंक्लूड किया गया इसमें। सो गुड्स एंड सर्विसेज में कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड किए हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और दैट्स वाई वी हैव दिस क्वेश्चन। सो स्टेट कर कौन सा है, चुंगी आपने सुना होगा, चुंगी कर जो लगता है ये क्या है, ये एक स्टेट टैक्स है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय कहते हैं, और इसी को हमारे जीएसटी में ऐड किया गया। ठीक है, सो ऐसे तमाम प्रश्न हम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और आपको धीरे धीरे याद होते चला जाएगा कि कौन कौन सा टैक्स जो है इसमें वो किया गया। ठीक है, सो कई बार आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आप जानते हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर लगाया जा रहा है वो इसको नहीं चुका रहा है, कोई और इसको चुका रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाए वही चुका है, जैसे कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है, आयकर जो है, ये एग्जाम्पल है क्या चीज का, आपका डायरेक्ट टैक्स का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर, ओके। Okay, so all bank accounts open under the were to have an overdraft facility of 5,000। ठीक है, किस स्कीम के तहत सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। सभी बैंक खातों में, जितने भी बैंक खाते हैं उन सभी में ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब ये माइनस में भी चला जाएगा तो आप पैसा जो है आप निकाल सकते हैं बैंक से। ठीक है, पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। तो किस स्कीम के तहत जो है सभी बैंकों खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन स्कीम। ओके, क्या आंसर हो जाएगा। सो आप जानते हैं ये जो किया गया था ये स्कीम है किसके अंदर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना कब स्कीम स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन 2014। कब हुआ था इसकी शुरुआत, इस स्कीम की शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में और 5,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पैसा जो है आप 5,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उस खाते में जहां पैसे आपके ना हो। ओके, सो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ईयर याद रखिएगा, कई बार आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है। सो तमाम जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन है उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो भी स्कीम्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी योजना है, जो भी योजना के प्रश्न है उस प्रश्न में सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ईयर, किस साल उसे शुरुआत किया गया। ठीक है, सो ईयर, हर एक योजना का ईयर किस साल उसको स्टार्ट किया गया ये याद रखिएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर किसी योजना के बारे में अगर आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करना है तो आपको एक चीज़ को जरूर याद करना चाहिए कि किस वर्ग को टारगेट किया गया है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए होता है, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए होता है, वृद्धों के लिए होता है, जो फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है। तो ये सारी योजना किस वर्ग को, किस ग्रुप को टारगेट करता है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। खास करके जो भी वीकर सेक्शन है ऑफ सोसाइटी हैं उनके बारे में जो भी योजना है उनको जरूर आप याद रखिएगा, उससे प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो ऐसे अगर आपको पता हो कि किस फैक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा याद करना है, तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा है आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग सीड वैरायटी। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग सीड वैरायटी ऑफ wheat that contributed to India's green revolution। Okay, so India's green revolution was started in 1960। 1960 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक है, हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। विश्व के हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के पिता किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो यह नाम याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। व्हीट रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो व्हीट
का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था। वीट का जो पैदावार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पूरे भारत में, और इसलिए आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया कि वीट की जो वैरायटी है वो हाई यील्डिंग सीड, उसको क्या कहा जाता था जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था। ओके, सो इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? क्या है ये गेहूं की बीज की किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? सो गेहूं का प्रोडक्शन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये एक रीज़न है कि आपसे प्रश्न पूछा गया। इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एरीज तेज और अंकुर, 4 नाम दिए गए हैं। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज लरमा रोजा। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये क्या है? ये फैक्ट है, याद रखिएगा। लरमा रोजा कैसे याद रखेंगे? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वीट से। क्या है ये? गेहूं का क्या है ये? गेहूं का क्या है? एक उच्च पैदावार देने वाला बीज का किस्म था, ठीक है। और याद रखना इसको हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हरित क्रांति, आप याद रखना कि हरित क्रांति के दौरान जो है इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। क्लियर किसका? लरमा रोजो को, ठीक है। क्लियर? ओके, सो याद करते चलेंगे चीज़ों को, कोशिश करेंगे कि हमें बड़ी आसानी से याद हो जाए। द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA, आपने सुना होगा, हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। सो निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? सो कई बार मुख्यालय वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि मुख्यालय कहाँ है। जनरली जो है लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो हैं उसके मुख्यालय पूछे जाते हैं, कई बार रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है ICRA का हेडक्वार्टर मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। ऐसे ICRA का इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये याद रखना आप लोग, 1991 में, ठीक है। 1991 में जब हमारा LPG स्टार्ट हुआ था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो 1991, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज गुरुग्राम। ओके, गुरुग्राम आप जानते हैं हरियाणा में है, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर। ओके, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछने का एक प्रचलन है यूपी पुलिस के एग्जाम में। अगर आपने एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार पहचान लिया, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करना। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग जो आपसे कम इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आप महसूस किया होगा, और मुझे लगता है अधिकतर लोगों आप लोगों में से देखा होगा, इंटेलिजेंट कम होते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम जो है उनका आपसे बहुत पहले क्लियर हो जाता है। रीज़न क्या है पता है आपको? उनको पता होता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको स्ट्रैटेजी पता होता है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपको अप्रोच पता है, तो आपके लिए चीज़ें जो है बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो एक बहुत पुरानी कहावत है कि अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि एक पेड़ काटने के लिए अगर आपको 1 घंटा मिलेगा तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि अच्छा टाइम, मतलब 1 घंटे का अच्छा खासा टाइम, 70-80% जो है मैं मेरे पास जो आर्म्स है या जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं साफ करूँगा, ठीक है। मान लो मेरे पास चाकू है तो उसको साफ करूँगा, उसके बाद मैं पेड़ काटूंगा। तो अगर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना ले, एक समझ विकसित कर ले, एक बार जब ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? सो पहला स्टेट कौन था? वस्तु और सेवा कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, पहली बार रेक्टिफाई कौन किया था? जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो हर एक स्टेट उसको रेक्टिफाई करते हैं। सो ये रेक्टिफाई करने वाला कौन था? पहला स्टेट। सो ऐसे कानून जो भी स्टेट को इम्पैक्ट करता है या सहमति से बनती है, उसको स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी रेटिफाई करती है। सो पहला स्टेट जो था वो कौन था? अगर आपको याद हो, ये था आपका असम, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम, और असम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाइड द GST। ओके, GST। So where are the headquarters of National Stock Exchange situated? Okay, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पुराना, ओल्डेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट
स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, चलो एशिया कर लेते हैं, ठीक है, एशिया, तो भारत एशिया में ही आता है, क्या हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं और दोनों के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में, ठीक है। सो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, बॉम्बे में। क्लियर, कितने सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिनाकल की अगर कोई भी बुक, मैं केवल दिल्ली पुलिस नहीं कह रहा हूँ, कोई भी बुक लोगे आप, उसको पिक करोगे, उसमें लास्ट ईयर के जैसे कि 6500 बुक है, 5000 है दिल्ली पुलिस की आती है, ऐसे तमाम बुक हैं जो आपको इस दिशा में हेल्प करते हैं। यूपी पुलिस की जो बुक है, अगर उस बुक को आपने अच्छे से कवर किया, अच्छे से पढ़ा, लास्ट ईयर के पेपर पर है, अच्छे से कवर किए, समझे, एक बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ले आप लोग, और एक बार अगर वो हो गया तो जो प्रीवियस के बाद जो प्रैक्टिस सेट है वो कर ले। अगर ये दोनों काम अगर आपने कर लिया तो निश्चित आपको बहुत हेल्प होगा। सो 4000 प्लस जो MCQs है यूपी पुलिस की बुक, वो निश्चित आपको इस एग्जाम में हेल्प करेगी। ओके, so to which country does Madam Christine Lagarde, the managing director and the chairperson of International Monetary Fund, belong to? Okay, so अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में इसको कहते हैं IMF, एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है IMF। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं मैडम क्रिस्टीन लेगार्ड, किस देश से संबंधित है? मैडम क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा, आप सभी लोग जानते हैं, बिलोंग्स टू फ्रांस, ठीक है। कहाँ संबंध है इनका? इनका संबंध है फ्रांस। क्लियर, ओके। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन विच ईयर was the Reserve Bank of India established? So आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जो चीज़ों को देखता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है, किस परिपेश में? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जो है ये बैंक, सेंट्रल बैंक का काम है। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये किसका रोल है? यहाँ पे रोल है RBI का, ठीक है। यहाँ पे किसका रोल है? यहाँ पे है RBI का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। भारत में जो मौद्रिक मैनेजमेंट है, मौद्रिक मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? मौद्रिक मैनेजमेंट मतलब भारत में जो मार्केट है हमारे यहाँ, उस मार्केट में जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब आप मानते हैं, जैसे मैंने हमेशा आपको कॉस्ट प्रोडक्शन में पढ़ाया है, कि जो बेसिकली इन्फ्लेशन है, अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मार्केट में आ गया और मार्केट में पैसा का सप्लाई कम है, तो वो जो चीज़ें हैं वो बिकेगी क्या? वो नहीं बिकेगी, तो मार्केट ख़राब होने का चांसेस होता है। इसी तरह कोई वस्तु अगर मार्केट में कम है और लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो क्या होगा? उस वस्तु का जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इस सब को मैनेजमेंट जो है, ये काम जो है RBI के पास है। और इस बैंक का गठन कब हुआ था? इस बैंक का गठन हुआ था 1935 में, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। क्लियर, याद रहेगा, हिल्टन यंग कमीशन, ओके, हिल्टन यंग कमीशन। सो फुल फ्लेज GST वाज रिकमेंडेड बाय, फुल फ्लेज GST, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? GST काउंसिल आप लोग याद रखिएगा, 279A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GST काउंसिल है और ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। क्या है ये? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका विजय केलकर टास्क फोर्स, ठीक है, विजय केलकर
टास्क फोर्स। ठीक है, ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है जीएसटी का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक हमने पहला क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा शुरुआत में, ऑक्ट्रॉय से लेके। सो ऑक्ट्रॉय क्या है? एक तरह का स्टेट टैक्स है, राज्य कर है, जिसको सम्मिलित कर लिया गया है आपके वस्तु और सेवा कर में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस में। ओके, सो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो आप जानते हो, ये 101 अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से संशोधन के थ्रू जो है जीएसटी को पास किया गया। ओके ओके So the amount of water recommended by United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of how many liter per person per day? पर पर्सन पर डे। सो कितने पानी की आवश्यकता? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा जो है प्रति व्यक्ति कितनी है? ठीक है, पीने, खाने, धोने, धोने का मतलब क्या? कपड़ा धोना है ना, कपड़ा धोना, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। पकाने, उचित स्वच्छता बनाए, ये सारे जो तमाम काम हैं, इन सब के लिए कितने पानी की आवश्यकता होनी चाहिए एक आदमी को? ये क्या, इसको किसने डिसाइड किया है? यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिसाइड किया है। कितने लीटर पानी होनी चाहिए? 50, 20, 75 और 10। आप जानते हैं भारत सरकार का पानी के प्रति एक मिशन भी चल रहा है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ठीक है, आपने सुना होगा जल जीवन मिशन। तो ये जो है भारत सरकार का एक जल जीवन मिशन चल रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? 50, 20, 75 और 10। सो जल जीवन मिशन चल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50। जल जीवन मिशन जो है, ये जो जल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 2019 से चलाई जा रही है, 2019 से। क्लियर? सो ईयर में हमेशा इम्फेसाइज करता हूँ कि जो भी प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, स्कीम्स हैं सरकार की, वो किस साल स्टार्ट हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको कोशिश करेंगे याद करने का, बहुत मैनुटली, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये भी याद कर सकते हैं आप कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछा जाता है कि किस मंत्रालय द्वारा हुआ। ठीक है, तो जल मिनिस्ट्री आप जानते हैं, और दूसरा कब स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया और 50 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। Okay, so rural household fund was set up in which year, enabling primary lending? Okay, enabling primary lending institutions to access funds for extending housing finance to targeted groups in rural areas at the competitive rates. At the competitive rates. ठीक है, द रूरल हाउसिंग फंड, ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष? मैंने आपसे बोला है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, किस वर्ष कौन सा कार्य हुआ, कौन सा स्कीम स्टार्ट हुआ, इस तरह के आपसे जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। स्थापित किया गया ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, सक्षम बनाया सके। कब किया गया स्कीम को लॉन्च? स्कीम को लॉन्च किया गया था 2008 में। ठीक है, कब किया गया? 2008 में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर इसका। ठीक है, सो इस फंड को हमेशा ध्यान रखिएगा, रूरल हाउसिंग फंड इज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2008 एंड 9। ओके, so when did the President of India give assent to the central GST law? so केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने, अब आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति ने इस पे कब सहमति प्रदान की। आपने पढ़ा है पॉलिटी में, राजव्यवस्था में आपने ये पढ़ा होगा कि जो संसद है उसके बेसिकली 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बेटा इसलिए अंग माना जाता है पार्लियामेंट का, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई कानून पास होता है, पारित होता है, तो वो जो बिल है जिसके थ्रू वो कानून बन रहा है, वो बिल तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक लॉ नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर ना हो। तो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा।
अगर किसी एक्ट को बनने में राष्ट्रपति का सहयोग है, ये जो है एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, और लॉ बनाने में हमारे राष्ट्रपति का योगदान है, क्योंकि उसके सिग्नेचर के बिना हमारा जो बिल है वो कानून नहीं बन सकता। दैट्स वाई इट इज सेड दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, मतलब संसद के जो अंग हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2016। बाकी हमने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, जीएसटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसके अमेंडमेंट डिस्कस किए हैं। सो अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, ये याद रखिएगा, ये था 101, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, 279A, ये भी याद रखिएगा आपको, ठीक है। Okay, let's move to next question. So what is the total number of stocks constituting the basket on which the S&P BSE Sensex or the sensitive index is based? तो S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं? सो कितने स्टॉक होते हैं ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। सो कितने स्टॉक होते हैं आपके बीएसई सेंसेक्स में? इट इज हाउ मच? 30, टोटल 30 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। कितने स्टॉक होते हैं? बेसिकली स्टॉक की बात हो रही है। सो इट हैज हाउ मच? 30 स्टॉक्स, ठीक है। सो स्टॉक्स की संख्या कितनी होती है? 30। Okay, so now we shall be discussing some questions for practice. अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उसको हमने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कोशिश करें कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। कोशिश ये भी करना है कि अगर आपको नहीं आता है तो उसको याद करने का भी प्रयास आपको करना है। चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और क्योंकि आसान प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न नहीं, प्रैक्टिस में बहुत इजी प्रश्न आपको मिलने वाला है, तो कोशिश करेंगे याद करने की। चूँकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, आपको अगर एक बार में आप समझ जाओगे तो ये आपको एग्ज़ाम हॉल तक याद रहेगा। ओके, इसके साथ साथ जो बुक है उसका रिवीजन जरूर करना है। 4000 बुक जो है आपको डेफिनेटली रेस्क्यू करेगा यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। ओके, सो यूपी पुलिस के 4000 कांस्टेबल की बुक है, लेकिन यूपी पुलिस के कोई एग्ज़ाम जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा जो दायरा है वो ब्रॉड है, बहुत तरह के प्रश्न, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर माइंड आप यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको ये मदद करेगा, और पिनाकल की जो बुक है वो आपको डेफिनेटली रेस्क्यू करेगी आपके एग्जाम से। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस? अच्छा प्रश्न है, मतलब आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है आपको बताना है। Which of the following is an indicator of self-reliance? Increase in imports of goods which could produce in the economy. ठीक है, आप कह रहा है कि एक तो बात कर रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर का इंडिकेटर क्या है, मतलब वो कौन सा पैमाना है जिससे आप पता चलेगा कि आप आत्मनिर्भर हो। ऐसे देश की बात हो रही है, आपकी हमारी बात नहीं हुई, पूरे देश की बात हो रही है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, कह रहा है इम्पोर्ट्स मतलब आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि मतलब हम कहीं और से अपनी ज़रूरत का सामान मांग रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर तो हुए नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, मतलब उन वस्तुओं को मंगाने से आपको बचना चाहिए जो आपके अपने देश में उसका उत्पादन किया जा सकता है। ओके, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करना है, मतलब उनको भेजना, बाहर देशों में उनको बेचना की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, उसको बढ़ा देना है। पहले मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम भारत में 4 फ़ोन बना के भेजते थे, अब उसको 40 कर देना है। किस परिस्थिति में करना है? जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जा सकता। वैसी चीज़ों का कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो देश में नहीं हो सकता है? ये भी गलत हो जाएगा। अवॉइडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, कह रहा है कि उन वस्तुओं के निर्यात से बचना, मतलब उन वस्तुओं के निर्यात से बचना, कौन सी वस्तु जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, मैं अगर मान लीजिए कि हम एक देश हैं भारत में मान लेते हैं कि ये जो पेन है इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है।
अगर बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होगा तो इसको ऑब्वियसली हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे पास विदेशी मुद्रा आएंगे, डॉलर्स आएंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होगा, है ना, हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है वो इम्प्रूव करेगा, ये सब ठीक होगी। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन वस्तुओं के निर्यात से बचने की बात कर रहा है जिन वस्तुओं का जो है देश में प्रोडक्शन हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, सो क्या है ये, एक तरह से सेल्फ इंडिकेटर है आपके इकोनॉमी में। चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, प्रश्न बहुत अच्छा था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअली भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और फैक्चुअली भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, ठीक है, समझते चलेंगे, चीज़ों को याद करते चलेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो, 4000 वाली जो बुक है पिनाकल की, यूपी पुलिस की, अगर उसको अच्छे से कवर किया है तो आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक आ जाना चाहिए। अगर फिजिकली आप अच्छा कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक अपर हैंड होगा। ओके, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। हाई ग्रोथ रेट विथ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ध्यान से देंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट with use of modern technology and self-reliance of the economy could be achieved only। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब, तभी प्राप्त की जा सकती है जब क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू द पुअर पीपुल। ये तभी संभव है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है गरीबों तक पहुंचे, पहला। दूसरा, आर्थिक समृद्धि का लाभ अमीरों तक पहुंचे। ये तो बिना मतलब ऑप्शन है। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ हम अमीरों तक पहुंचा के अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छी इकोनॉमी है? नहीं, गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जिसके पास अभाव है, जिसके पास कमी है, उस तक आपका बेनिफिट पहुंचना चाहिए, तब समझ में आता है कि भारत में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेती है, यह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इट इज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू द पुअर पीपल। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है गरीबों तक पहुंचना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है, ये हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे हैं। ओके, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स हैव। सो निम्नलिखित में से किसकी जो सट्टा मांग है और ब्याज दर के बीच जो है क्या संबंध है? सो सट्टा मांग और ब्याज दर यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट, ये क्या संबंध है? इनवर्स रिलेशनशिप, नो रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशंस और कांस्टेंट रिलेशन। सो इनवर्स रिलेशंस, नो रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन और कांस्टेंट रिलेशन, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा आंसर? तो आप जानते हैं जब डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड की बात हो रही है, मतलब सट्टा मांग की बात हो रही है। ठीक है, सट्टा मांग की बात हो रही है, ऐसे स्पेकुलेशन लगाई जाएगी कि डिमांड बढ़ेगा तो ब्याज दर क्या होगा, ये दोनों इन्वर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है रिलेशनशिप, ये दोनों प्रतिलोमी होते हैं, इनके संबंध जो है प्रतिलोमी होती है। जब डिमांड फॉर मनी और आप ब्याज को देखोगे तो क्या प्रतिलोमी होती है, यानी कि इन्वर्स होता है, एक के अगेंस्ट में एक होता है। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखोगे टाइम अगर ज़्यादा है, आपका जल्दी कवर करो चीज़ों को, तो डिस्टेंस जो है, टाइम अगर ज़्यादा ले रहे हो तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप कम टाइम या ज़्यादा टाइम में कवर करो चीज़ों को तो क्या हो सकता है, डिस्टेंस। ये मैथमेटिकल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बेसिकली आपको समझ के लिए इतना जरूरी है। और इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि यूपी के एग्जाम में, बाकी जितने भी एग्जाम्स है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो स्पेकुलेटिव डिमांड विथ इंटरेस्ट रेट, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कई बार गलती से मैंने देखा है डायरेक्ट रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, प्रत्यक्ष तो बिल्कुल नहीं मानना है। क्या है, इट इज़ एन इन्फ्लेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, इन अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी? क्या पूछ रहे हैं आपसे, इलास्टिसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज द value of elasticity for speculative demand for money?
ओके। सो तरलता पास की स्थिति में, तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की अपेक्षी मांग के लिए मूल्य सापेक्षता क्या होती है? मूल्य सापेक्षता क्या होती है? मूल्य सापेक्षता क्या होती है? क्या हो जाएगा आंसर? फिर से ध्यान देंगे, तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की अपेक्षी मांग के लिए मूल्य सापेक्षता क्या होती है? क्या होगा ये? इट इज पूर्णतः लोचपूर्ण, मत यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी। क्या होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी? देखिए कई बार आप देखेंगे कि मनी सप्लाई होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो आपका जो ब्याज दर है वो कमी हो जाती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है तो कम ब्याज पे भी लोन देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पैसा का जो सप्लाई है मार्केट में वो आपके ब्याज दर को कम नहीं करता। ओके, सो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। ओके, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, so which of the following shows modernization to increase the production of goods and services? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? एडॉप्शन ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी विथ लार्ज स्केल, एडॉप्शन ऑफ सेम टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट वे, फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर और एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तब आंसर करने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? ओके, सो ये कब पॉसिबल है? जब भी आपको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है। मान लीजिए कि आप जो चीज़ बना रहे हो, कोई चीज़ का प्रोडक्शन आपकी कंपनी में हो रहा है किसी देश में, अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसके लिए बेस्ट तरीका है नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। नई टेक्नोलॉजी जो है आपकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देती है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। सो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नई तकनीक को अपनाना। ठीक है, नई तकनीक को अपनाना। ओके, द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड एबव हिज ऑन फार्म कंजम्पशन इज नोन एज। क्या समझ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? मतलब आप समझ रहे हो, मान लेते हैं कि एक जो किसान है उसके खेत में उन्होंने जो अनाज उपजाया, ठीक है, एक किसान फैमिली है, उन्होंने जो अनाज उपजाया वो अनाज में जो उनका खपत है उससे ज़्यादा जो बच जाता है, मान लेते हैं 10 क्विंटल गेहूं है, एक किसान फैमिली ने उसको उपजाया, ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं बना। 10 क्विंटल गेहूं में से मान लेते हैं कि 1 क्विंटल उनके यूज़ का है, वो जो 9 क्विंटल बचेगा, 9 क्विंटल जो गेहूं शेष है, जो रेस्ट है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंज्यूमर सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, फॉरेन कंजम्पशन और डोमेस्टिक कंजम्पशन। उपभोक्ता अधिशेष, विपणन योग अधिशेष, विदेशी खपत और घरेलू खपत। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, व्हाट कुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी मार्केटेबल सरप्लस, मतलब वो सरप्लस, वो शेष जिसको आप मार्केट में भेज सकते हो या बेच सकते हो। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि विपणन योग अधिशेष, मतलब बेचने योग, वो जो आपके पास अनाज है उसको आप मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि आपकी जो खपत है उसके लिए तो आपने ऑलरेडी 1 क्विंटल निकाल लिया है, तो जो शेष बच गया है उसको मार्केट में, बाजार में बेचा जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस। ओके, सो इन 1950-51 what percentage of GDP of India was contributed by the industrial sector? ओके, सो आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड थी। क्या थी? आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमी थी वो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट की हुई थी। प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट की हुई थी। प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं क्या था? वो था अपना एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर। सो ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट था तो जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। सो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेसिकली जो इंडस्ट्रीज सेक्टर था उसका क्या कंट्रीब्यूशन था 2050-51 में। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इस समय ठीक एग्रीकल्चर का जो था वो तकरीबन 55% था। 55% जो था वो क्या था, वो एग्रीकल्चर था। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे उस समय तो ये था मात्र 13%। कितना? मात्र 13%। क्लियर? मात्र 13%। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। हमने पहले भी बात की थी, क्या बात की थी? हमने बात की थी कैपिटल रिसिप्ट की। हमने बात की थी कैपिटल रिसिप्ट की और इसी के साथ बात की थी रेवेन्यू रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट में मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ लोन्स होते हैं, फॉरेन लोन्स, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। एसेट्स गवर्नमेंट बेचती है अपनी, वो सब सारे कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली जो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो, जैसे टैक्सेस के पैसा अगर सरकार के पास आ रही है तो क्या उसको सरकार को लौटाना है, क्या पब्लिक को फिर नहीं लौटाना है। कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं वो लायबिलिटी की तरह होते हैं। मान लीजिए कि आपने लोन लिया, ठीक है, तो वो लोन लिया अगर आपने कहीं से तो वो तो लौटाना ही पड़ेगा। इस तरह के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ इन्वॉल्व है। आपको मैंने ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न कराया है, आपको ध्यान भी होगा। क्या आंसर होगा ये देख के आप बता सकते हैं। पहला देखते हैं क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट। क्या है? पहला नहीं, पहला है कैश ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो क्या कह रहा है, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है तो क्या है ये कैपिटल रिसिप्ट। ओके, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। ओके, उसका बाद क्या है, फीस एंड अदर रिसिप्ट फॉर सर्विस रेंडर बाय द गवर्नमेंट। ओके, मैंने आपको बताया था ये सब क्या है, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, ये क्या है, ये भी आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा आप अगर जैसे जैसे एमसीक्यू लगाते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगी। सो यहाँ पे आप समझिएगा कि कोई भी ऐसा धन जो बेसिकली गवर्नमेंट एसेट को बेच के आता है, ठीक है, वो क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। मतलब सहायता सरकारी संपत्तियां, जो भी सरकार संपत्ति बेचती है दैट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कहाँ आ जाएगा वो, किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आएगी बातें? ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट। जो सरकार की संपत्तियां है उसको जो बेचा जाएगा दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू LERMS policy, what exchange of foreign exchange earning was required to exchange at official exchange rate as determined by RBI? As determined by RBI. LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आयोग का कितना प्रतिशत आवश्यक था? कितना प्रतिशत जो है आवश्यक था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज 40%। क्या है? 40%। ठीक है, सो 40% वो विनिमय दर है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा विनिमय आय का प्रतिशत है। कितना? 40%। ओके, सो कैपिटल रिक्वेसी रेशियो ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, सो NBFC की जो MFI है उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है? ठीक है, 15% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट, 8% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट, 15% ऑफ एग्रीगेट वेटेड एसेट और 11% नहीं। ये क्या है, ये रिस्क वेटेड एसेट का, ठीक है, जो जोखिम भरित संपत्ति है उसका 15% जो है आपको एज सिक्योरिटी रखना है। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सो NBFC MFI के लिए ये रूल है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, ठीक है, MFI क्लियर, 15% एग्रीगेट रिस्क वेटेज का दे हैव टू मेंटेन। ओके ओके,
So which of the following funds was created in 2005 to channelize funds received from disinvestment proceeds of PSUs? ओके, सो आप जानते हैं भारत सरकार के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं जो PSUs कंपनी होते हैं, उसमें से स्टेक जो है सरकार बेचती है, कुछ परसेंटेज प्राइवेटाइज करती है, प्राइवेट लोगों को देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उससे जो पैसा आता है उस पैसे को कहाँ रखा जाता है, उसके लिए एक फंड बनाया गया था कुछ साल पहले। उस फंड का क्या नाम है? नेशनल पब्लिक फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, डिसइन्वेस्टमेंट फंड या न्यू इन्वेस्टमेंट फंड? यस, ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रोसीड्स आते हैं PSU के, उसको कहाँ रखते हैं? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। कहाँ? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। क्लियर? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट MNCs? MNC के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट, कथन। MNC is a company that owns or control production in more than one nation. क्या कह रहा है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, स्वामित्व या नियंत्रण करती है। ओके, क्या पता करना है आपको? यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे देश में, बाकी देश में भी उनका प्रेजेंस होता है, जैसे कि मैकडोनल्ड है। क्या है मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड इज एन MNC कंपनी। भारत में भी प्रेजेंस है उनका और विदेश में भी उनका प्रेजेंस है। सो दे हैव इंटरनेशनल प्रेजेंस। सो ये तो ऑप्शन सही है बिल्कुल। दे लीड टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इन द होम कंट्री। क्या है? ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं, मतलब एकाधिकार कर लेते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। बाकी प्लेयर भी यहाँ काम करते हैं, एकाधिकार तो नहीं होता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, क्योंकि एक स्टेट में ये नहीं रुकते हैं, इनके कारण इनको स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राज्यविहीन संगठन। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में? मोनोपोली क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक से ज़्यादा कंट्री में जो है इनकी स्वामित्व होता है, इनका ऑनरशिप होता है कंपनीज का। ओके, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मुद्रा योजना? नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मुद्रा योजना, क्या हो जाएगा आंसर? सो मुद्रा योजना, ठीक है। मुद्रा योजना के तहत आप जानते हैं अलग अलग किस्म के लोन मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से लोन हैं आप जानते हैं? इस लोन को सबसे पहले आता है शिशु, जो कि होता है अप टू 50,000, अप टू 50K, ठीक है। फिर क्या आता है? पहले आता है शिशु, उसके बाद क्या आता है? बालक, किशोर, तरुण। यस, अच्छा पहले ये बताइए कौन सा स्पेशल नहीं है, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको? ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको पता है। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? सबसे जो इनिशियल लोन है मैंने आपको बता दिया, वो है शिशु का, जिसमें जो है 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। 2 और हैं और एक जो है इसमें से वो नहीं है, ठीक है। वो कौन सा है जो नहीं है? ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से नहीं है? देखिए बालक जो है ये इसमें नहीं है, आपको पता भी होगा। बालक जो है इसमें नहीं है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है नॉट, ठीक है। सो नॉट पूछा जा रहा है तो नॉट निकालेंगे। शिशु मैंने बताया, शिशु है, किशोर है और तरुण है। तो शिशु लोन के अंतर्गत आपको कितना मिलेगा? अप टू 50,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है किशोर। किशोर के अंतर्गत कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा 50K टू 5 lakhs। और उसके बाद है तरुण। तरुण के अंदर कितना मिलता है? 5 लाख टू आपको 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977,
According to industrial policy of 1977, how much threshold level of population in towns was fixed whereby tiny sectors can be established? 1977 की औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर सुनिश्चित किए गए हैं जिसमें लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सके, जिसमें लघु क्षेत्र जो है स्थापित किए जा सके। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1971, ठीक है, 1977, ठीक है, 1977 की जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी थे उसके अनुसार आपसे प्रश्न पूछा गया। 1970 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अनुसार थ्रेशोल्ड लेवल फॉर पॉपुलेशन इन टाउन्स वाज फिक्स वेयर बाई टाइनी सेक्टर कैन बी एस्टेब्लिश। सो वो कितना थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए, पॉपुलेशन का कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है? इट इज़ लेस देन 50,000, ठीक है, 50,000 से कम। क्लियर? यहाँ पे क्या किया जा सकता है? जहाँ पे टाइनी सेक्टर जो है, छोटे सेक्टर जो है, ठीक है, लघु क्षेत्र जो है, लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। क्लियर? So growth with stability and progressive achievement of self-reliance was the objective of the which 5-year plan? So 5-year plan के हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और आपको पता है 5-year plan से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? जनरली क्वेश्चंस आएंगे जो भी, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी विथ प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस, क्या क्या टर्म है यहाँ पे? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव था, मतलब स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धियां पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजनाओं का ये उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजनाओं का ये उद्देश्य था? सो ऐसे तमाम प्रश्न हमने देखे हैं। हमने देखा है कि प्रथम जो फर्स्ट 5-year प्लान था, ठीक है, जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसके बारे में हमने पढ़ा है। एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, इसकी काफ़ी महत्वता थी एग्रीकल्चर की। पहला फर्स्ट 5-year प्लान। उसका सेकंड 5-year प्लान में हम जानते हैं इंडस्ट्रीज़ पे जोर दिया गया था, ठीक है, इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया था। और ज़्यादातर आपसे ये दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ 5-year प्लान आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ 5-year प्लान, ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या बात की गई थी? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, इन विच 5-year प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, पहले में एग्रीकल्चर और सेकंड में इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड हो जाएगा, बिना किसी देरी के सेकंड हो जाएगा। और इसके जो प्लान करता थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस। सो महालनोबिस मॉडल भी इसको कहते हैं, ठीक है, पीसी महालनोबिस। According to Industrial Policy Resolution 1956, in how many categories were the industries classified in India? काफ़ी सरल प्रश्न है ये और काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। आप जानते हैं हम पढ़ते आए हैं 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 है, इसके अनुसार जो है इंडस्ट्रीज़ को जो है 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और ये क्वेश्चन में रिपीट होता है, याद कर लीजिए, इसको नहीं भूलना है। 3 वर्गों में याद रहेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान रहेंगी। ओके, सो याद रखिएगा 1956 की पूछा जा रहा है IPR 1956। इसके अंतर्गत जो है 3 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड किया गया था, ओके, इंडस्ट्रीज़ को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल ए। देखिए जो 3 पार्ट किया गया था, शेड्यूल A, B, C, अलग अलग इंडस्ट्रीज थे उसमें। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा आपसे, यहाँ जो हमने डिस्कस किया अभी, यहाँ देखा हमने बेटा, ये क्या था? 3 पार्ट था ना, शेड्यूल A, B, C, ओके। सो A, B, C, सो इसमें क्या गया? इंडस्ट्री को डिवीजन किया गया। और देखिए इससे अगला क्वेश्चन जो है इसी से पूछ लिया गया कि शेड्यूल A में इनमें से कौन सा नहीं था, ठीक है। तो शेड्यूल A में इसमें से क्या नहीं था? इसमें था नहीं था फर्टिलाइजर, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कहाँ था? ये था आपका शेड्यूल B में,
कहाँ था? शेड्यूल बी में, ठीक है, शेड्यूल बी में। क्लियर? ओके, सो व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ हर इंडिपेंडेंस? काफी अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा है? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के विदेश व्यापार की संरचना क्या थी? एक्सपोर्ट इंक्लूडेड फिनिश गुड्स। देखिए प्रश्न समझिए पहले क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से कि भारत का जो फॉरेन ट्रेड था वो उसके आज़ादी के समय क्या था, उस समय क्या ज़्यादा बिजनेस करता था भारत, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में। पहला कह रहा है एक्सपोर्ट इंक्लूडेड फिनिश गुड्स, केवल फिनिश गुड भेजता था। मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से इस बात को मेरे बहुत प्यार से सुनिएगा। जब भी आपके स्टेटमेंट छोटे हों उसको आप मान के चलना कि चांसेस हैं ज़्यादा कि ये गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट इंक्लूडेड फिनिश गुड्स ओनली, ये ओनली लगा के स्टेटमेंट को क्या किया, छोटा किया, और इसको गलत मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फंसो दो क्वेश्चन में तो देखना कि कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप लोग अनदेखा कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा चांसेस में वो गलत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओनली लगने के बाद ये गलत हुआ। इम्पोर्ट्स कंसिस्टेड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, सो इम्पोर्ट्स मतलब हम लोग मंगाते थे रॉ मटेरियल, बिल्कुल गलत बात है। रॉ मटेरियल तो हम भेजते थे, हमारे यहाँ खुद ही रॉ मटेरियल बहुत था, यहाँ से तो लंदन और अमेरिका जाता था। तीसरा है इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड रॉ मटेरियल ओनली, इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड रॉ, देखो ओनली फिर लग गया, ये फिर गलत हो जाएगा। एक्सपोर्ट कंसिस्टेड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब एक्सपोर्ट जो है ज़्यादातर रॉ मटेरियल होता था, एंड इम्पोर्ट्स कंप्राइज लार्जली ऑफ फिनिश गुड, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से विदेशी ले जाते थे, उसका वस्तु सामान तैयार करते थे और हमारे यहाँ बेचते थे। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ओके, सो एफपीआई कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, एफपीआई में क्या क्या होता है? एफपीआई में सिक्योरिटीज होता है, बिल्कुल, एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, सही बात है। सो एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्या कहेंगे? फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफपीआई। फॉरेन याद रखिएगा, फॉरेन है ये, विदेश है, ठीक है, नॉट फाइनल, इट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। कई बार आप देखते हैं कि सेम होता है तो हम इसको मार्क करते हैं, समझिए, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। फुल फॉर्म वाले में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, इस साल भी एग्जाम में आपके सेम ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो अभी से भी तैयार रहेगी। अच्छे से आपने कवर किया, जो भी विगत वर्ष के प्रश्न है उसको अच्छे से कवर किया, तो निश्चित ही ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, so which of the following is the interest rate at which Reserve Bank absorbs liquidity? क्या कह रहा है? From banks against the collateral of eligible government securities under LAF. LAF क्या है? LAF है liquid adjustment facility, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, एलएएफ। लिक्विड क्या होता है? बेसिकली लिक्विड कुछ नहीं है, मार्केट में जो पैसा है उसको लिक्विड कहते हैं। मतलब मार्केट में जो पैसा है और जो सामान मौजूद है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए। अगर सामान बहुत ज़्यादा होगा, पैसा कम होगा, तो सामान ख़राब हो जाएगा, बिकेगी नहीं, बहुत सस्ती हो जाएगी। सामान बहुत कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो सामान बहुत महंगी हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। तो ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि मनी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है आरबीआई करती है अपने रेट्स वगैरह से। तो वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों संपत्तियों के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स लिक्विडिटी, क्या करता है रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक, सो बैंक से इसको ले लेता है। अच्छा, बैंक को जब पैसा देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेपो रेट। अगर बैंक से पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है तो उस अवस्था को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, उल्टा हो जाता है ये, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। देती है तो क्या होगा? देती है तो हो जाएगा रेपो रेट, ओके,
एंड इस परिस्थिति में ये होता है रिवर्स रेपो रेट। सो इन 1991 द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड इन हाउ मेनी स्टेप्स। ठीक है, 1991 में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था, डिवैल्यू किया गया था। डिवैल्यू आप जानते हैं इसका डायरेक्ट इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है डिवैल्यू करने पे। मनी की वैल्यू डिवैल्यू कैसी होती है, जैसे कि मान लीजिए डॉलर है, डॉलर एक जो है वो क्या है 70 रुपये है। अगर डॉलर एक जो है ये हो जाएगी 50 रुपये, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है रुपीज़ की कम हो गई। सो कितनी बार किया गया था 1991 में, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1949 में एक बार हुआ था और 1966 में हुआ था। ठीक है, पैसे का डिवैल्यूएशन 2 बार हो चुका है, 1949, 1966, और इसके अलावा 1998 में कितने बार हुआ, ये हुआ था 2 बार, ट्वाइस, 2 बार। कितने बार हुआ था, ये हुआ था 2 बार। ठीक है, ट्वाइस, इट हैपेंड ट्वाइस। ओके, so which of the following is the currency in the hands of public, is the currency in the hands of the public plus commercial bank reserves also called high power money। क्या कहते हैं इसको, हाई पावर मनी कहते हैं। ये पैसा जो पब्लिक के पास है और कमर्शियल बैंक के पास है, इसको क्या कहते हैं, इसको हाई पावर मनी कहते हैं। और इसके अलावा एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं, 4 टर्म यहाँ पे, डिजायर्ड रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व अतिरिक्त आरक्षित निधि, वंचित आरक्षित निधि, मौद्रिक आधार और मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, यस यस इट इज कॉल्ड। क्या है ये, देखिए जो पैसा क्या है, एक तो कह रहा है कि पब्लिक के पास है। देखिए जो पैसा पब्लिक के पास है वो लिक्विड पैसा है, और जो पैसा किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है। कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास ये दोनों पैसा मिलाते हैं तो क्या, इसको हाई पावर मनी भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक आधार भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी बेस। ओके, according to PLFS a person is considered unemployed if she does not even work for। so PLFS बेसिकली एक जो संगठन है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को तब बेरोजगार माना जाता है यदि वह कितने दिनों के लिए काम नहीं करता है। कितने दिनों काम नहीं करता है, वो कितना डेज है जब तक वो काम नहीं करेगा, उसको क्या माना जाएगा, उसको बेरोजगार माना जाएगा। क्या हो जाएगा डेटा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, पीएलएफएस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 1 आवर, 1 आवर ऑन एनी डे ड्यूरिंग द वीक। सप्ताह के दौरान किसी भी दिन 1 घंटे। ठीक है, ये जो है अगर वर्क नहीं करता है तो इसको क्या माना जाएगा, इसको बेरोजगार माना जाएगा। ओके, सो ये जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डिफिनेशन है। क्लियर? Okay. Okay, so why was the growth rate of India during 1901 to 1921 stagnant and the phase of India's population considered stationary? And the phase of India's population considered stationary. So birth rate and death rate were low. Birth rate was high and death rate was low. Birth rate and the death rate were high. बर्थ रेट वॉज लो एंड द डेथ रेट वॉज हाई। देखिए ऐसी परिस्थिति के लिए कोई भी चीज़ एक हाई या लो होगा तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन जो है वो मिसमैच हो सकता है।
ऐसी परिस्थिति में जब बर्थ रेट जो है वो भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, मतलब जन्म दर भी उतना ही है और मृत्यु दर भी उतना ही है। ये क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बिलो डेवलपमेंट कंट्री की निशानी है, क्योंकि आपकी जन्म दर इसलिए हाई है क्योंकि वहाँ जागरूकता नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नहीं है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में जानकारी लोगों के पास नहीं है, पहला। दूसरा है इसका मृत्यु दर अधिक है, मतलब आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सो 1901-1921 की बात करिए, इसमें पॉपुलेशन जो था स्टैग्नेंट था, मतलब स्थिर था। इस कारण यही था कि जन्म दर भी हाई था और साथ साथ मृत्यु दर भी हाई था। ओके, सो व्हाट इज नॉट अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एज अगेंस्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कह रहा है, निर्वाह खेती की तुलना में वाणिज्यिक खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। नॉट अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एज अगेंस्ट द सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग की एक विशेषता नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, कमर्शियल फार्मिंग की एक विशेषता नहीं बतानी है आपको। ठीक है, यहां देखते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, बाजार में बिक्री के लिए फसल उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। कमर्शियल फार्मिंग का काम ही यही है कि मुनाफा चाहिए हमें, जितना प्रॉफिट आ सके, ये सही है। हमें क्या, हमें सही जो नहीं है वो पता करना है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज़ लार्ज, ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल फार्मिंग में जो पैसा है, जो पूंजी है, वो ज़्यादा लगाया जाता है, ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाई मशीन, ये भी सही है। कमर्शियल फार्मिंग आप जानते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं और वहाँ पे मशीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सही। सब तो सही हो गया, अब एक बचा है, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन लेसर डेवलप कंट्री, ये गलत है। ये जो लेसर डेवलप नहीं, ये बेसिकली डेवलप कंट्री में होता है। ज़्यादातर जो कमर्शियल फार्मिंग है वो कहाँ प्रैक्टिस होता है बेटा, वो होता है आपका डेवलप कंट्रीज़ में। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा। सो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो ये क्या है, एक नॉट फीचर है, तो आंसर ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो आज के क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस थे उसको किए। आपने एटलीस्ट इतना समझा होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है पूछा गया, बाकी सारे क्वेश्चन आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपके थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट है। ये कैसे आएगा, जब आप 4000 प्लस वाली बुक करोगे, ठीक है, यूपी पुलिस की, तो इससे आपको जो समझदारी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी और आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा होने लगा। सो ये क्वेश्चन आपको कैसे हेल्प करेगा, ये सारे क्वेश्चन 4000 वाले एज ए प्रैक्टिस भी हेल्प करेंगे और जो सॉल्यूशंस है एज ए आपको जानकारी भी अच्छा देंगे, टेक्स्ट बुक की तरह भी आपको मदद करेंगे। तो जरूर इस बुक को पढ़िएगा, एग्जाम के पहले इसको खत्म भी कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में आपको इसका भरपूर मदद मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।